Hello everyone, welcome back or welcome to our channel Study Room. This is your educator Anisha, and in today's video we are going to talk about the equations of motion by graphical method. मतलब जब भी चैप्टर नंबर 8 चल रहा है अपन का मोशन का, उसी का ही रिलेटेड टॉपिक है. क्या है टॉपिक का नाम? इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. अब एनसीईआरटी में आपने देखे होंगे ये 3 इक्वेशंस हैं. तो क्या है इक्वेशंस, इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्लस जो अपना यूसीएम है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो एंड में एक छोटा सा टॉपिक देखे रखा है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक बार. प्लस क्वेश्चंस तो देखेंगे ही, जो अपन के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस है. विल गो थ्रू एवरीथिंग इन दिस वीडियो. तो चलो लेट्स स्टार्ट कि क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन. Then again, before starting any topic, it is important to know why we are studying that topic. So why do we have to learn about equations of motion? It is to be able to answer the questions in our daily lives, like how long it will take to go from one place to another, how fast a car was moving when it hit a tree, how long it will take a falling object to reach the ground. मतलब थ्योरी तो अपन ने पढ़ लिया एक्सेलरेशन क्या होता है, अपन ने पढ़ लिया वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबके बारे में हमने देख लिया. बट इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हम इसको अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन सब चीज़ों के, इसलिए ये इक्वेशंस दी हैं ताकि जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सके, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके. फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी दोस्त के घर जाना है एंड योर फ्रेंड इज़ लाइक 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम यू. आपको पता है आपकी जो बाइक है, एक्टिवा है, कार है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप चलाते हो. तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक एस्टिमेट लगा सकते हो ना कि आप कितनी देर में अपने दोस्त के घर पहुंचोगे, है ना. तो ऐसे रोज़ की ज़िंदगी में प्लस जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्व करने के लिए तो पढ़ने ही पड़ेंगे इक्वेशंस. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. What are these 3 equations of motion? See, when an object moves along a straight line with uniform acceleration, मतलब straight line में है, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, और यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, मतलब इक्वली स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. It is possible to relate its velocity, acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. मतलब किस किस चीज़ों के बारे में बात हो रही है? वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, एक्सलरेशन के बारे में बात हो रही है, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, और टाइम. ये 4 चीज़ें, मतलब वेलोसिटी इनिशियल एंड फाइनल दोनों, एक्सलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, ये जो 4 यूनिट्स हैं, अगर ये चारों चीज़ें आपको दी है तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हो थ्रू अ ग्राफ. इनके बीच में जो जो अलग अलग रिलेशंस हैं उसको इक्वेट करना, उसको ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये 3 इक्वेशंस बनी है. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट लुक एट ये 3 इक्वेशंस में. एक एक को इंडिविजुअली देखेंगे, बट एक बार देख लेते हैं कि ये 3 इक्वेशंस हैं क्या. ठीक है, तो फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. v अपना क्या है इस केस में? v इज आर फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सलरेशन एज t इज टाइम. तो यहाँ पे दिया है कि जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन इनटू टाइम, और इसका नाम दिया है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ये जो भी नाम दिए हैं इन इक्वेशंस के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज देम, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो ऐसा आएगा कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन की क्या फॉर्मूला है. तो कौन सा इक्वेशन किस फॉर्मूला के लिए लग रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये अपनी है फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन है पोजिशन टाइम रिलेशन की, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस 1/2 एक्सलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर. ये है अपनी पोजिशन टाइम. मतलब पोजिशन के बारे में बात हो रही है, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, और टाइम के बारे में बात हो रही है. थर्ड इक्वेशन है अपनी 2 टाइम्स एक्सलरेशन इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो मतलब डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, पोजीशन के बारे में बात हो रही है, और वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है. तो ये अपनी है पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन बाय एलिमिनेटिंग टी. मतलब टाइम नहीं है अपन की थर्ड इक्वेशन में. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सेकंड इक्वेशन इज पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड थर्ड इक्वेशन इज पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन बाय एलिमिनेटिंग टी. अब कैसे ये फॉर्म हुए, कैसे हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अभी अपन वी आर गोइंग टू सी. यहाँ पे दिया वेयर u is the initial velocity of the object which moves with uniform acceleration a for time t. v is the final velocity, यहाँ पे u था, यहाँ पे v final और initial velocity, and s is the distance traveled by the object in time t. s हमेशा याद रखना क्या है, डिनोट करता है s अपना डिस्टेंस. ठीक है, तो चलो
स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो ये जो भी इक्वेशंस अपन देखने वाले हैं दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ ग्राफ, मतलब ग्राफ अपन प्लॉट आउट करेंगे और उससे अपन की इक्वेशंस डिराइव होंगी, ठीक है। तो क्या है ये ग्राफ? ये अपन का एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। किस चीज़ का ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीनों इक्वेशंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू ही अपन इक्वेट करेंगे। तो कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट that moves under uniform acceleration. Uniform acceleration, again, what is it? It is the speed is increasing or decreasing in equal amounts in equal intervals of time as shown in the graph, ठीक है। अब velocity time graph में क्या होता है, अपन y axis में मार्क करते हैं अपनी velocity, x axis में मार्क होती है time, ठीक है। ये ग्राफ है। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है फॉर एग्जाम्पल, वो A पोजिशन से लेके B पोजिशन तक ट्रैवल करा उसने, ठीक है। तो इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाया, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला अपन को वीटी ग्राफ का, कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने ट्रैवल किया। तो अगर वो ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल किया तो अपन का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u, दैट इज पॉइंट ए, क्योंकि वो अपन का स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज a। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पॉइंट b, मतलब v विल बी पॉइंट b, क्योंकि वहां जाके वो खत्म हुआ, वो अपन की फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो A था, जो B था, अब B पॉइंट से हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देंगे अपन के एक्सिस तक, दिस परपेंडिकुलर एंड दिस परपेंडिकुलर। ये दोनों अपन ने ड्रॉप किए क्योंकि B पॉइंट को हमें दोनों जगह अपने एक्सिस पे मार्क करना था, प्लस A पॉइंट को अपन इधर से ज्वाइन कर लेंगे, इसको अपन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, मतलब जो AD है दैट विल बी पैरेलल टू OC, जो अपन का है टाइम एक्सिस, ठीक है। इतना क्लियर है? कुछ नहीं किया, एक ऑब्जेक्ट था जो A से B तक जा रहा था, फिर अपन को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिल गई, वहां से अपन ने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और AD को अपन ने ज्वाइन कर लिया ताकि वो अपन को टाइम एक्सिस के पैरेलल मिल जाए, ठीक है। Now observe that the initial velocity of the object is u at point A, मतलब ये बात, and it increases to v, मतलब final velocity तक increase होता है b तक at point B in time t, मतलब ये जो time है that is t. The velocity changes at a uniform rate a, मतलब rate of change of velocity अपन की क्या होती है? Simply acceleration. जो velocity time का ग्राफ का स्लोप होता है वो अपन को क्या देता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो अपन का स्लोप है वो देता है अपन को एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अपन को क्या क्या मिल गया? अपन को इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, अपन को फाइनल वेलोसिटी मिल गई, अपन को टाइम मिल गया और अपन को एक्सेलरेशन भी मिल गया। तो यही चारों चीज़ों के बारे में तो बात हो रही थी। तो देखो, अगर इसको अपन ने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। परपेंडिकुलर मतलब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, तो इतना डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इतना डिस्टेंस, तो ये v, तो मतलब ये एरिया भी अपना v है, तो OE इज ऑल्सो इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वही सेम डिस्टेंस लेके हमने एक पैरेलल लाइन लेते हुए उसको मार्क किया है, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें मिल गई हैं तो चलो प्लॉट करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था कि v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये चीज़ हमें लानी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है अपन का ग्राफ। अब हमें दिख रहा है कि स्लोप है अपना AB, है ना, स्लोप है AB जो अपन को देता है एक्सेलरेशन। तो भाई लिख देते हैं कि AB अपन को दे रहा है एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में अपन को दिख रहा है कि EB इज इक्वल टू AD विच इज इक्वल टू OC, मतलब ये जो तीनों लाइन है ये आपस में पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। और क्या क्या अपन को दिख रहा है कि AO जो है वो DC या CD के इक्वल है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो U है, जो अपन इनकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया। अब देखो, AB अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन को पता है ना, क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन टाइम। डेल्टा क्या होता है? ये ट्राइंगल का नाम होता है डेल्टा, विच रिप्रेजेंट्स चेंज और डिफरेंस, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इस केस में अपन का है AB, तो AB इज इक्वल टू चेंज इन V
अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी इस ग्राफ में अपन को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो चेंज इन v क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इस पूरे से इतना माइनस कर दोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा क्या? अगर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या हम अगर इस पूरे में से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो क्या हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी? ये एरिया क्या हो जाएगा अपन का? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हमने फाइनल में से ये पूरी जो हमारी फाइनल थी, जो अपना v था, उसमें से अपन ने u को माइनस कर दिया जो था अपना इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB विल बी इक्वल टू BC में से जो पूरा अपन का BC है उसमें से अपन ने माइनस कर दिया CD, मतलब इतना। तो मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया अपॉन टाइम टेकन, मतलब ये एक्सेस क्या है, ये टाइम टेकन अपना O से लेके C तक बात हो रही है, तो ये हो जाएगा OC। ठीक है, अब देखो क्या BC अपना फाइनल वेलोसिटी है और CD अपना इनिशियल वेलोसिटी है, AB एक्सलरेशन है और OC है टाइम। तो क्या मैं इसको एक्सलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी करके लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यही तो होती है अपनी एक्सलरेशन का फॉर्मूला कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब यहाँ से बस मैं सिंपली t को भेज दूंगी ऊपर, तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू v माइनस यू, और u चला जाएगा अपना इस साइड, तो आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस AT, जो कि अपन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन इनटू टाइम। अब देखो इतना अगर ग्राफिकल मेथड के थ्रू बताना था इसलिए बहुत ग्राफ अपन ने बनाया, बट चीज़ बहुत सिंपल है। अपन को एक्सलरेशन का ही फॉर्मूला पता है कि v माइनस सी अपॉन टी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। बस आप सिंपली इसको रीअरेंज कर दोगे, t को उधर भेज दोगे, और तो क्या मिल जाएगा, ये अपन को t को उधर भेजा तो AT विल बी इक्वल टू v माइनस यू। अगर ये इधर आ गया तो हो जाएगा AT प्लस यू विच इज इक्वल टू v, जो कि सिंपली अपना क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको थोड़ा थियोरेटिकली देख लेते हैं कि कैसे लिखा है। See, from the graph, observe that BC is equal to BD plus DC, which is equal to BD plus OA. एक बार ग्राफ यहाँ भी बना लेते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए समझने के लिए। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिया था कि पॉइंट A से, जब आप अपनी एग्जाम पेपर या कहीं भी ड्रॉ करोगे तो ऐसे स्टार्ट करोगे, ठीक है? पहले AB को आप ड्रॉ करोगे, जो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक। ये है अपना टाइम का एक्सेस और ये है अपना वेलोसिटी का एक्सेस, ठीक है? फिर यहाँ से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इस लाइन को अपन ने अपने एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिया। फिर पूरे की अपन नेमिंग कर देंगे, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा O, दिस विल बी C एंड दिस विल बी E, ABCD, ठीक है? अब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि जो BC है दैट इज इक्वल टू BD प्लस DC, मतलब ये पूरा जो लाइन है दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। बिल्कुल सही बात है, ये अपनी थी इनिशियल वेलोसिटी, ये थी फाइनल वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू BD प्लस OA। मतलब क्या अपन DC की जगह OA लिख सकते हैं? क्या ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है? बिल्कुल है। तो हमने क्या लिख दिया कि BD प्लस OA, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट इज इक्वल टू ये पूरा, ठीक है? नाउ सब्स्टिट्यूटिंग BC इक्वल टू V, BC जो अपन की फाइनल वेलोसिटी थी एंड OA इज इक्वल टू U, OA अपनी थी इनिशियल वेलोसिटी, अपन को मिल जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू BD प्लस U। मतलब जो ये इक्वेशन है बस इसकी जगह अपन ने V और U पुट कर दिया। अब इसमें अपन BD को एक साइड रख के इसको अगर इधर भेज देंगे तो अपन को मिल जाएगा कि BD इज इक्वल टू V माइनस यू। मतलब ये जो पूरा है BD दैट इज इक्वल टू V माइनस यू। तो ये अपन को चेंज इन वेलोसिटी मिल गई, ये एरिया है अपना BD। Now from the velocity time graph, the acceleration of the object is given by A is equal to change in velocity upon time taken. A is acceleration. Acceleration अपन को पता है होता है change in velocity upon time taken. तो A is equal to BD upon AD. BD again अपना क्या है, change in velocity, because this is final में से अपन ने initial
माइनस कर दिया, तो बी डी इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ए डी, मतलब ये ग्राफ, और ए डी अपन को पता है इक्वल है ओ सी के, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो ये इसी एक्सिस पे बोलेंगे कि ये सेम है ओ सी और ए डी। तो बी डी इज इक्वल टू बी डी एंड ए डी इज इक्वल टू ओ सी। देखो ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बी डी अपॉन टाइम टेकन ओ सी। फिर बोला है कि सब्सटीट्यूटिंग ओ सी इज इक्वल टू टी, अपन ने अभी देखा कि ओ सी अपन के एक्स एक्सिस में था, मतलब टाइम था, वी गेट ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम, मतलब एक्सलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि बी डी की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी कि क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, बी डी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बस उसी चीज़ को अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्सलरेशन इनटू टाइम, और बी डी की जगह अपन लिख सकते हैं v माइनस यू, तो वही इक्वेशन आ गई, u को उधर भेज देंगे तो at प्लस u विच इज इक्वल टू v, दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थ्योरी में भी देख लिया, स्टेप बाय स्टेप देख लिया कि क्या प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़, अगेन बस जो एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसी का रीअरेंजमेंट है, उसी का ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंटेशन है, तो वी सॉ कि करना क्या है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन थी अपन की पोजीशन टाइम रिलेशन की, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है। अब देखो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपन ने पढ़ के आए हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो डिस्टेंस की अगर बात होती है, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात होती है, तो कैसे मिलता है, एरिया अंडर द कर्व देता है ना अपन को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो अपन को देता है डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ ही है जो ये ए बी है, तो जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इस केस में। तो एरिया अंडर द ग्राफ अपन को क्या देगा, डिस्टेंस। सी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये हमें क्या देगा, हमें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। जो अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन के लिए यूज़ किया वही सेम ग्राफ है, बस इस बार हम क्या निकालेंगे, हम इसके अंदर का एरिया निकालेंगे, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन अपन की पोजीशन के बारे में बात करता है, डिस्टेंस के बारे में बात करता है। तो देखो ए बी सी डी का, ए बी ओ ए बी सी का अपन को निकालना है एरिया। तो जब एरिया निकालना है तो क्या आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपन इस रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा, मतलब इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा अगर अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं, पहले लिख देते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। सेकेंड इक्वेशन थी अपन की डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थी ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि एरिया अंडर द स्लोप, मतलब एरिया अंडर द, ये जो ए बी था, एरिया अंडर स्लोप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वी टी, ग्राफ का एरिया अंडर द स्लोप क्या देता है अपन को, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी इन द ग्राफ, जो ग्राफ अपन ने ड्रॉ किया है उसमें ये एरिया ऑफ ओ ए बी सी होगा। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी अपन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी विल बी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। बस सिंपल एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एवरीवन नोस क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी सी तो ऑलरेडी अपन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एस लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब यहाँ पे अपन को लेंथ कितनी है ओ सी, तो लिख देते हैं ओ सी इंटू ब्रेथ कितनी है अपनी ओ ए, तो लिख देते हैं ओ सी इंटू ओ ए, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इस केस में अपना ए डी और हाइट है अपनी बी डी, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर, बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल से। अब क्या ये बी डी, ये जो हाइट है अपनी, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ, ये जो पूरा दिख रहा है अपन को बी सी, क्या ये बी डी प्लस डी सी है, तो क्या अपन बी डी को
क्या अपन बी डी को बी सी माइनस डी सी करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये जो पार्ट है ये पूरे में से इतना माइनस करोगे तो मिलेगा ना। तो अपन बी डी को ऐसे लिख देंगे कि S इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ ए प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी माइनस डी सी। बस उसको ब्रेक करके लिखा। अब देखो इस ग्राफ में ओ सी क्या है? ओ सी अपना एक्स एक्सिस में टाइम बता रहा है ना, तो ओ सी इज इक्वल टू अपना टाइम। ओ ए क्या है? ओ ए अपनी इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है। ओ ए की वैल्यू अपनी u है ना, तो ओ ए हो जाएगा अपना u। ए डी क्या बता रहा है? ए डी अगेन अपन को टाइम बता रहा है, ये एक्स एक्सिस इसके ही इक्वल है, तो ए डी अपन को बता रहा है टाइम। बी सी क्या बता रहा है? बी सी ये पूरा था, बी पॉइंट अपना फाइनल पॉइंट था, तो ये अपन को फाइनल वेलोसिटी बता रहा है, तो बी सी अपन को बता रहा है फाइनल वेलोसिटी। और डी सी क्या बता रहा है? डी सी अगेन अपन को अपनी इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है, क्योंकि ये ओ ए के इक्वल है, तो डी सी इज इक्वल टू यू। अब इन सारी वैल्यूज को अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ओ सी अपना है टी, ओ ए अपना u प्लस 1/2 इंटू ए डी है अपना अगेन t, बी सी है अपना v और डी सी है अपना u। तो बस अगर इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v इंटू टी का क्या करें? देखो अब अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में करके आए हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, v माइनस यू विल बी इक्वल टू ए टी। तो क्या मैं v माइनस यू की जगह ए टी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखना कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू विल बी इक्वल टू ए टी, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू ए टी। फर्स्ट इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो क्या मिल गया अपन को? डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये बस इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो यही तो थी अपन की सेकेंड मोशन की इक्वेशन कि डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो अपन ने ग्राफ के थ्रू प्रूव कर दी। बस एरिया अंडर द कर्व अपन को निकालना था, तो एरिया ऑफ अंडर द कर्व से अपन को डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो अपन ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करा, तो अपन को अपनी सेकेंड इक्वेशन भी मिल गई। अब इसका प्रूफ भी एक बार रिटन फॉर्मेट में और देख लेते हैं कि द डिस्टेंस s ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी। मतलब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? वीटी ग्राफ का अपन को देता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट देता है। इस केस में वही शॉर्टेस्ट पाथ था, तो वो अपन को डिस्टेंस दे रहा है, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो अंडर द कर्व था। Area of rectangle का formula we know, length into breadth. Area of triangle is half into base into height. Substituting OA for U, OC and AD is T, BD is equal to AT from first equation of motion. अपन की आ जाएगी S is equal to UT plus half AT square, that is distance is equal to initial velocity into time plus half into acceleration into time square. And this is the second equation of motion. चलो सेकेंड इक्वेशन भी हो गई। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, दैट इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, मतलब टाइम के बारे में बात नहीं हो रही इसमें। अब इसमें क्या है? द डिस्टेंस s ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन ट्रेपीजियम OABC अंडर द ग्राफ। अगेन डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा ग्राफ के अंदर। इस पूरे का हम एरिया निकालेंगे। तो देखो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड इज बेसिकली द पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम बुलाते हैं ऑल्टीट्यूड। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करनी है। थर्ड इक्वेशन अपन की क्या थी? थर्ड इक्वेशन वाज सेइंग कि 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये थी अपन की थर्ड इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये दिया है अपना ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में अपन की जो दो पैरेलल साइड्स थी वो क्या होंगी? इधर अपन की दो पैरेलल साइड्स अपन को दिख रही है, ओ ए इज पैरेलल टू बी सी,
मतलब ये लाइन OA इज पैरेलल टू BC, मतलब इस लाइन के पैरेलल है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू BC प्लस OA, like sum of parallel sides BC plus OA into ऑल्टीट्यूड क्या होगा? ऑल्टीट्यूड अपना क्या था? परपेंडिकुलर लाइंस के, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा अपना इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज OC। ठीक है, अब इस केस में BC अपना क्या है? BC अपनी थी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि B अपना था फाइनल पॉइंट, तो BC इज इक्वल टू V। OA क्या है? OA थी अपन की इनिशियल वेलोसिटी, तो OA इज इक्वल टू U। OC क्या है? OC अपना है टाइम। ठीक है, तो इन वैल्यूज को अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू V प्लस U इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन अभी देख कर आए कि फर्स्ट इक्वेशन में बोला था कि V इज इक्वल टू U प्लस AT, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से क्या अपन T की वैल्यू ले सकते हैं? T की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे? T विल बी इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, मतलब U उधर चला गया, A इधर डिवीजन में चला गया, तो टाइम विल बी इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ पे अपन इस टाइम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A। अब चलो इसको इंटू करना है, तो न्यूमरेटर में 1 है, V प्लस यू है और V माइनस यू। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द नंबर इटसेल्फ ही आएगा, तो न्यूमरेटर में अपन को मिल जाएगा V प्लस यू एंड V माइनस यू, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपना 2 और A, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2A। अभी एरिया की बात हो रही है, एरिया अपन को क्या देता है? डिस्टेंस, तो S इज इक्वल टू V प्लस यू V माइनस यू अपॉन 2A। अब ये क्या आपको एक मैथ्स का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? A प्लस B A माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा तो क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये अपन का क्या आ जाएगा? S विल बी इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, क्योंकि ये V प्लस यू V माइनस यू यही आइडेंटिटी है, अपॉन 2A। अब बस इस डिनोमिनेटर को अपन उस साइड भेज देंगे, तो ये अपन को मिल जाएगा 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, जो कि अपन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो अपन ने स्टार्ट किया था लिख के। That is the third equation of motion. Again एक बार थ्योरी में देख लेते हैं कि S is equal to, मतलब distance is equal to area of the trapezium OABC which is equal to sum of parallel sides into altitude upon 2, मतलब half into पहले कर दिया तो upon 2 आ जाएगा, तो this will be equal to U plus V into T by 2। अब सब्सटीट्यूट करा, OA की जगह U, BC की जगह V, OC की जगह T, वी गेट T इज इक्वल टू U माइनस V अपॉन A, मतलब जो जो लेटर्स थे उसकी जगह वो किस वैल्यू को डिनोट कर रहे थे बस वो पुट कर दिया। Now using the equations we have S is equal to, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो उससे हमें T की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा V प्लस यू V माइनस यू अपॉन 2A, और 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि है अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल था, तीनों इक्वेशंस एक बार प्लॉट आउट करके देखना अपने रजिस्टर्स में, कॉपीज में, जहाँ भी करते हो। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइस, तो कमेंट कर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अब जब ग्राफ देख लिए हैं तो उससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी का ही एग्जांपल, एनसीईआरटी के लिए ही न्यूमेरिकल्स हैं क्योंकि उसी में बच्चों को बहुत डाउट आता है। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल इज starting from a stationary position, Rahul paddles his bicycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. अब ये एग्जाम्पल अगर आपने पार्ट 2 का वीडियो देखा था तो वहाँ भी सॉल्व किया था। वहाँ पे अगर डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन का वीडियो था वो, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ ली हैं तो इक्वेशंस के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। दो केसेस हैं, दोनों केसेस में अपन को एक्सेलरेशन निकालना है। एक तो उसने 6 मीटर पर जीरो से था, मतलब वो स्टेशनरी पोजीशन में था, घर से उसने चलना चालू किया,
0 मीटर पर सेकेंड से लेके वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे पहुंचा, कितनी देर में? 30 सेकेंड में। फिर वो 6 मीटर पर सेकेंड से लेके 4 मीटर पर सेकेंड तक उसने ब्रेक लगाया, तो वो इतना स्लो डाउन हुआ ब्रेक लगाने के बाद, और ये चीज़ हुई 5 सेकेंड्स में। दोनों चीज़ का हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलो अपन गिवन से स्टार्ट करते हैं कि गिवन अपन को है, गिवन क्या क्या है? फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज गिवन 30 सेकेंड। फाइंड करना है, टू फाइंड, हमेशा क्वेश्चन में गिवन, टू फाइंड ये सब लिखते चला करो, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या हम अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम सबके बारे में वो बात करती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो 6 विल बी इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 30, तो 6 विल बी इक्वल टू 30a। So a will be equal to, अपना acceleration will be equal to 6 upon 30, which will be equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपन को फर्स्ट केस में अपनी acceleration मिल गई थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो अपन सेकेंड केस को भी देख लेते हैं। सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम है अपना 5 सेकेंड्स। अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 6 प्लस a इंटू 5, तो नेगेटिव 2/5 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू नेगेटिव 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की स्क्वायर होती है। तो देखो मिल गया अपन को दोनों केसेस में अपना एक्सेलरेशन थ्रू एन इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट केस में कितनी? पॉजिटिव 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड केस में अपन की नेगेटिव 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, मतलब रिटार्डेशन का केस है, उसने ब्रेक लगाया है, ऑपोजिट साइड से एक्सेलरेशन आया है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। Next question is, a car accelerates uniformly from 18 kilometers per hour to 36 kilometers per hour in 5 seconds. मतलब एक कार थी जिसका एक्सेलरेशन हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ 18 किलोमीटर पर आवर से लेके 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट फर्स्ट द एक्सेलरेशन एंड सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। दो चीज़ें निकालनी है, क्या क्या? एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करा करो, यहाँ पे अपन को वैल्यूज़ दी हैं किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया है सेकेंड्स में। तो देख लिया करो कि किस पॉइंट पे मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्जन ज़्यादा हेल्पफुल है, कहाँ पे किलोमीटर पर आवर में भी थोड़ा सॉल्व करेंगे तो चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं। गिवन से अगेन अपन स्टार्ट करेंगे कि गिवन है अपन को u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी दी है अपन को 36 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम इज गिवन 5 सेकेंड। टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है अपन को? एक्सेलरेशन फाइंड करना है और अपन को डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन को चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, तो हो जाएगा 36 में से 18 माइनस, किलोमीटर पर आवर में ही अभी बात हो रही है, तो हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर से ही तो किलोमीटर माइनस किया है। तो अगेन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का बहुत इजी फॉर्मूला, बस इंटू 5/18 कर दो, क्योंकि ये 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 आवर इज 3600 सेकेंड। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/18 आएगा। तो ये अपन को यहाँ से क्या मिल गया? ये अपन को मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये अपन की आई है चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है, होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितने सेकेंड्स की बात हो रही है? 5 सेकेंड्स की। तो आंसर में क्या आ जाएगा?
एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो अपन को पता है एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या दिया है, निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस अपन की क्या होती है, एस, इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, एस निकालना है। तो यू जब यहाँ पे अपन को क्या था 18 किलोमीटर्स पर आवर, तो इसको अपन पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम अपन के पास सेकेंड्स में है। तो ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 5/18, अगेन ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर। तो दिस विल बी 25 प्लस 25/2, तो ये हो जाएगा 75/2 विच इज इक्वल टू 37.5 मीटर। 37.5 मीटर ये अपन का आ गया डिस्टेंस। तो दोनों चीज़ें जो निकालनी थी, टू फाइंड एक्सेलरेशन भी निकाल दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस भी निकाल दिया, दैट इज 37.5 मीटर। यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना, डिस्टेंस अपन का मीटर में है, एक्सेलरेशन अपन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। बाकी चीज़ तो बहुत सिंपल है, बस डायरेक्टली अपन ने इक्वेशन लगा दिया है तो अपन की चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मतलब ब्रेक्स लगाए हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है, मतलब ये मोशन कैसा है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब एक चीज देखो, आपकी ये कार है, कार एक पर्टिकुलर स्पीड में ट्रैवल कर रही है, आपने जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने में एकदम से कार नहीं रुकती, थोड़ी थोड़ी लाइक धीरे धीरे ब्रेक लगाते हो ना। जब नॉर्मल केसेस में अपन ब्रेक लगाते हैं, अपन स्लोली ब्रेक लगाते हैं। तो जो धीरे से आप ब्रेक लगाओगे तो थोड़ी देर तो वो मूव करेगी कार, थोड़ा अपना वो डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगी। वो चीज़ पूछी है यहाँ पे कि जब ब्रेक लगाने के बाद जो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब इस कार को लगेंगे 2 सेकेंड स्टॉप होने में, तो ये 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, मतलब कितनी देर में वो एकदम रेस्ट पे आ गई, कितनी देर पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब ब्रेक क्यों लगाते हैं अपन गाड़ी में, ताकि गाड़ी रुक जाए ना। तो इस केस में अपन का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 सेकेंड बाद गाड़ी आ जाएगी रेस्ट पे, गाड़ी मूव होना बंद हो जाएगी। तो मतलब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में अपन को गिवन है सबसे पहले तो एक्सेलरेशन दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव में बात हो रही है, रिटार्डेशन का केस है क्योंकि ब्रेक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। टाइम अपन का दिया है 2 सेकेंड। अब देखो इसमें आपको लगेगा और कुछ नहीं दिया, लेकिन अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस पॉइंट पे आके गाड़ी रुक जाएगी। फाइनल पोजीशन जो हमें चाहिए ब्रेक्स के बाद की गाड़ी और ना चले, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब जब फाइनल वेलोसिटी दी है तो अपन इनिशियल वेलोसिटी भी बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। सी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 6 इंटू 2, तो u विल बी इक्वल टू कितना अपना 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अपनी इनिशियल वेलोसिटी निकाल दी, हमें फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई थी, मतलब हमने खुद ही निकाल लिया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अपन अपनी फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली थी। पूछा है कि कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, मतलब टू फाइंड दिया है यहाँ पे डिस्टेंस, मतलब s। अब जब s दिया है तो अपन अगेन अपना जो इक्वेशन है मोशन का वो लगा सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -6। एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, रिटार्डेशन का केस है, एक्सेलरेशन का केस है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा 24, 6 4 is 24, 2, तो ये हो जाएगा अपना स्पीड इज इक्वल टू 24 माइनस 12, सो स्पीड इज
स्पीड नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 मीटर। और ये अपना है फाइनल आंसर। हमें डिस्टेंस निकालना था और हमने डिस्टेंस निकाल दिया और उसकी यूनिट भी लगा दी, दैट इज 12 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। मतलब रेस्ट पे थी बॉडी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपन की, 0। एक्सेलरेशन उसको मिला 0.1 मीटर पर सेकेंड का 2 मिनट तक, मतलब 120 सेकेंड। क्या क्या फाइंड करना है अपन को, स्पीड एक्वायर्ड फाइंड करना है और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है। मतलब स्पीड कितनी एक्वायर की उसने इन 2 मिनट में और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अगेन गिवन से अपन चालू करेंगे कि गिवन अपन को क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी अपन बोल सकते हैं कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन अपन को दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम अपन को दिया है 2 मिनट, 2 मिनट को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं पे, ये क्या हो जाएगा 120 सेकेंड। अब स्पीड एक्वायर्ड बताना है, मतलब क्या है ये, स्पीड एक्वायर्ड अपन की होती है वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वही तो होती है स्पीड। अब इसके लिए अपन अपना फर्स्ट अपन को पता है कि एक्सेलरेशन क्या, पहले लिख देते हैं, टू फाइंड स्पीड दैट इज v एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो सोल्यूशन अपन में लिख सकते हैं। अपन को पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू at प्लस u, तो 0.1 इंटू टाइम है अपना 120 सेकेंड प्लस 0, तो v अपन का आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसने इतना स्पीड एक्वायर किया 120 सेकेंड के अंदर। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना है अपन को, डिस्टेंस। अब अब इतने क्वेश्चंस में अपन सेकंड मोशन ही देख रहे थे, इसमें अपन चलो थर्ड मोशन भी लगा के थर्ड इक्वेशन भी लगा के देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन की क्या बोलती है कि स्पीड इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मतलब 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है ना, तो अपना जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो जब डिस्टेंस निकालना है तो a अपन को दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v दिया है अपन को 12 मीटर पर सेकेंड, u दिया है अपन को 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है अपन को 120 सेकेंड। अपन ने अभी निकाली है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे उसी को अपन ने यहाँ पुट कर दिया। तो डिस्टेंस अब अपन बहुत सिंपली निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, which will be equal to 12 square minus 0 square upon 2 into 0.1। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 0, तो 144 अपॉन 0.2, इसको डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 720 मीटर, जो कि हो गया अपना डिस्टेंस। तो फाइनल आंसर है अपना, जो डिस्टेंस था वो था 720 मीटर। तो दोनों चीज़ें जो निकालनी थी, स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी भी निकाल दी और जो डिस्टेंस ट्रैवल था s वो भी निकाल दिया 720 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर पर आवर में ट्रेन ट्रैवल कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगेन ब्रेक्स अपना नेगेटिव में होता है क्योंकि ऑपोजिट साइड, जो साइड में अपन का चल रहा था मोशन, उसके ऑपोजिट साइड से एक्सेलरेशन आया, ऑपोजिट साइड से फोर्स आया है। तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अगेन जो सेम केस अभी अपन देख कर आए, ये अपन की ट्रेन चल रही है, ये उसका रेलवे ट्रैक है। तो जब उसने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने तक कितनी दूर वो जाएगी वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो गिवन अपन को क्या क्या है क्वेश्चन में। गिवन है अपन को एक्सेलरेशन नेगेटिव में, लाइक नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब ऑलरेडी ट्रेन इतना स्पीड में ट्रैवल कर ही आ रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी अपनी क्या होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन मीटर पर सेकेंड पे यहीं कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू 25
मीटर पर सेकेंड। अब अगर अपन को इनिशियल वेलोसिटी दी है और फाइनल और एक्सेलरेशन दिया है, तो क्या हम अपना टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो v विल बी इक्वल टू u प्लस at। अब आप बोलोगी v तो दिया नहीं है, अभी अपन डिस्कस करके आए जब ब्रेक लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? फाइनल वेलोसिटी हो जानी चाहिए 0, क्योंकि ब्रेक तो इसलिए लगाते हैं ना ताकि अपन का जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाए, ताकि वो और मूव ना करे, ताकि उसका मोशन खत्म हो जाए। तो v अपन का इस केस में कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 0.5 इंटू टी। एक्सलरेशन अपन का नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा 0.5 टी इज इक्वल टू 25। तो टाइम विल बी इक्वल टू 25 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 50 सेकेंड। तो ये अपन को टाइम भी मिल गया 50 सेकेंड। लेकिन निकालना टाइम नहीं था, निकालना अपन को था कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, मतलब टू फाइंड अपन को था उसके रेस्ट पे आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए अपन लगा देते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है? सेकेंड इक्वेशन होती है अपनी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s in this case will be equal to 25 into 50 plus half into negative 0.5 into 50 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो s will be equal to 1250 plus 0.5 upon 2 into 50 square is 2500। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1250। तो 1250 प्लस, तो अपन को s मिल जाएगा 1250 माइनस 625 विच विल बी इक्वल टू 625 मीटर ओनली। तो ये अपन को मिल गई इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। तो द ट्रेन, आप लिख देना लास्ट में, देयरफॉर द ट्रेन विल कवर 625 meter before it is brought to rest after the application of brakes। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन का दिया है यूनिट। What will be its velocity 3 seconds after the start। अब inclined plane है, मतलब inclined plane अपन का क्या होता है कि अगर ये है आपकी ट्रॉली, तो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे जा रही है, मतलब ऐसे एक प्लेन पे जा रही है, मतलब ट्रॉली ये हो जाएगी। ऐसी ट्रॉली है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही है, मतलब डायरेक्शन उसका थोड़ा सा स्लोपी है, मतलब एक स्लोप है जो नीचे की तरफ जा रही है। इंक्लाइंड का मतलब ही होता है या तो ऊपर की डायरेक्शन में टिल्टेड है या फिर नीचे की डायरेक्शन में टिल्टेड है। तो ये ट्रॉली यहाँ पे नीचे जा रही है और इसको एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। अपन को निकालना है कि वेलोसिटी कितनी होगी 3 सेकेंड के बाद। देखो गिवन क्या क्या है, गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी अपन की इस केस में क्या है? 0, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट इधर ही हो रहा है, तो अपन की इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की बात हो रही थी, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इंटू बस उसको 100 कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में करना था। टाइम अपन को दिया है 3 सेकेंड और निकालना क्या है? टू फाइंड वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वेलोसिटी का तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, कि v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो v विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0.02 इंटू 3। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकेंड, जो है आपका आंसर। मतलब जो ट्रॉली उस इंक्लाइंड प्लेन में से नीचे की तरफ जा रही थी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0.06 मीटर पर सेकेंड। अगेन आंसर में आप पूरा स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली while going through an inclined plane after 3 seconds, पूरा स्टेटमेंट बना के लिख देना, that it will be 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? Again बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपन को देखे रखा है कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिस्टेंस बताना है कितना ट्रैवल करेगी वो कितने 10 सेकेंड्स के बाद. तो इसमें देखो गिवन क्या है अपन को. गिवन स्टार्ट के बाद है, मतलब स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपन की क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड. फिर एक्सेलरेशन अपन को दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम अपन को देके रखा है 10 सेकेंड. टू फाइंड डिस्टेंस, मतलब टू फाइंड करनी है अपन को इसकी एस, दैट इज डिस्टेंस. ठीक है, तो बहुत सिंपली अपन अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं जो अभी देख कर आ रहे हैं. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, दैट विल बी 10 का स्क्वायर विच इज़ 100. तो अपन की स्पीड आ जाएगी 200 मीटर. अपनी डिस्टेंस आ जाएगी 200 मीटर. एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस. तो जो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उसने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. अपन ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी क्योंकि वो डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड करने का ही फॉर्मूला होता है. तो द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 200 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन इज थ्रोन in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach there? मतलब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, किसी ने ऐसे स्टोन फेंका, स्टोन ऊपर गया और जब वो ऊपर जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड. ये ऊपर जाने के टाइम थी. और जब वो नीचे आ रहा था, लाइक स्टोन ऊपर गया तो नीचे भी आएगा ना, तो जब वो नीचे आ रहा था तो उसका एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन ये था, तो मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि ग्रेविटी के ऑपोजिट साइड काम हो रहा है ना, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में काम कर रहा है, बट हमने फोर्स इधर से लगाया था और उसके ऑपोजिट साइड में एक्सेलरेशन आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वैल्यू अपन की नेगेटिव में आएगी. अपन से पूछा है कि व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच दैट. ठीक है, अब देखो गिवन से स्टार्ट करते हैं. गिवन क्या है, गिवन इज अपन की इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड और अपन की इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टोन जब ऐसे गया है ऊपर फिर वापस नीचे भी तो आएगा. यहाँ पे जब वो नीचे गिर जाएगा तो रेस्ट पे हो जाएगा, तो अपन की v हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन कितना दिया है अपन को, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है. अगेन क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना, अपवर्ड डाउनवर्ड सब कुछ पढ़ के, किस साइड में ब्रेक लग रहा है, किस साइड में क्या हो रहा है, सब कुछ देख के करना. और टू फाइंड अपन का क्या है, टू फाइंड इज मैक्सिमम हाइट, मतलब हाइट कितनी उसने अटेन करी. तो हाइट अपन कैसे निकाल देंगे, जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे निकल सकता है अपना. और क्या निकालना है, और अपन को निकालना है टाइम, मतलब टी. ठीक है, तो चलो सोल्यूशन अपन करते हैं. अपन को अगर डिस्टेंस निकालना है तो अपन चलो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं मोशन की. थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एस. तो s विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 10. तो ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन 20, तो ये अपन को मिल जाएगा 1.25 मीटर. ठीक है, अब निकालना है अपन को टाइम. तो टाइम अपन निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो टाइम विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए. तो टाइम इज इक्वल टू 0 माइनस 5 अपॉन नेगेटिव 10. तो ये हो जाएगा -5 अपॉन -10. तो ये हो जाएगा 0.5 सेकेंड. लाइक नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू कट गई और ये हो जाएगा अपना 0.5 सेकेंड. देयरफॉर अब
फाइनल आंसर बना के आप लिख देना कि द स्टोन रीच्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ 1.25 मीटर इन 0.5 सेकेंड्स। तो हमने इसका हाइट ही बता दिया और इसका टाइम भी बता दिया कि कितनी देर में हुआ। ठीक है, तो ये सारे अपने न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब एक जो लास्ट टॉपिक आपके बुक्स में है दैट इज सर्कुलर मोशन, वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं क्विकली। अब देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूम रही है, मतलब सर्कल में घूमने वाले मोशन को क्या बोलेंगे अपन, सर्कुलर मोशन। पर्टिकुलरली इस बुक में आपको दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन का बहुत बेसिक एग्जांपल आपने देखा होगा अपने घर पे, जो अपन के बड़े लोग हैं वो बहुत टाइम से, या फिर मूवीज में भी ऐसा देखा होगा, ग्रामोफोन में गाने सुनते हैं तो ग्रामोफोन में जो डिस्क होती है वैसे गोल 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 घूमते हुए देखिए, जो यूनिफॉर्मली वो गोल गोल घूमती रहती है उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पढ़ने से पहले अगेन एक क्विकली से जो अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था फर्स्ट पार्ट में कि मोशन ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है। क्यों? क्योंकि देखो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। वेलोसिटी का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। मतलब वेलोसिटी अपनी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी किससे कंसर्न्ड होती है, मैग्नीट्यूड से कंसर्न्ड होती है, मतलब जो वैल्यूज हैं उससे कंसर्न्ड होती है, और डायरेक्शन से भी कंसर्न्ड होती है। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आया, अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो कैसे आएगा, या तो डायरेक्शन चेंज हुआ है या तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और वेलोसिटी में अगर चेंज आता है तो अपन क्या बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन में है, कि ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। अब ये कैसे इससे कनेक्ट होता है अपन देखते हैं। सी कंसिडर एन एथलीट अलोंग डिफरेंट ट्रैक्स एज शोन बिलो। नोट द नंबर ऑफ टाइम्स द एथलीट हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाइल ही कंप्लीट्स वन राउंड। फॉर एग्जांपल, एक एथलीट है जो एक मैराथन दौड़ रहा है, अलग अलग ट्रैक्स में वो प्रैक्टिस कर रहा है। फर्स्ट वो गया एक रेक्टेंगुलर ट्रैक में, यहाँ से उसने भागना चालू किया और यहीं पे उसका फिनिश पॉइंट है और यहीं पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से यार वो कांस्टेंट स्पीड में भाग रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली वो 10 मीटर पर सेकंड कवर करते हुए भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। यहाँ पे उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो एक बार यहाँ पे करेगा, फिर यहाँ तक भागेगा, फिर यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, फिर सीधा 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 भागेगा, यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक लेके फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा अपने फिनिश पॉइंट तक आने के लिए। तो मतलब उसने 4 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करते हुए ही। अब एक अगर वो हेक्सागोनल ट्रैक में दौड़ेगा, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स होती हैं, तो मतलब उसको 6 बार अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर ऑक्टागोनल ट्रैक में करेगा तो मतलब 8 बार उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम स्पीड पे है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज कंसर्न विद बोथ अपना मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज अपना डायरेक्शन भी। तो इसमें 4 बार वेलोसिटी चेंज हुई, इसमें 6 बार हुई, इसमें 8 बार हुई। अब भाई सर्कुलर ट्रैक में क्या होगा, सर्कल में कितने साइड्स होते हैं? भाई हमने तो यही पढ़ा है कि सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि एक सर्कुलर ट्रैक में इनफाइनाइटली वेलोसिटी चेंज होती है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी चेंज होती है। एनसीईआरटी में लिखा है कि लाइक हर एक जो साइड होता है सर्कुलर ट्रैक में, एक सर्कल का हर एक साइड कैन बी रिड्यूस टू अ पॉइंट, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट 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 ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट से ही अपन का सर्कल बनता है। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन अपनी बदलना चाहो तो हर एक साइड में आपको बदलनी पड़ेगी, तो मतलब इनफाइनाइटली एक सर्कल में डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो अ सर्कुलर ट्रैक हैज इनफाइनाइट साइड्स, तो द वेलोसिटी इज चेंजिंग इनफाइनाइटली, कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, अब आप बोलोगे तो फिर यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से आया? लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यूसीएम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्मिटी का है, यूनिफॉर्मिटी है आपकी स्पीड में, मतलब
स्पीड वो कांस्टेंट है, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, ठीक है। वेलोसिटी में दो चीज़ें आती है ना, मैग्नीट्यूड आता है और अपना डायरेक्शन आता है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बट जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है। सी, इफ द ऑब्जेक्ट moves with the velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in its velocity is due to the change in the direction of motion. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फेरिस व्हील देखो, फेरिस व्हील अगर कभी बैठे होगे तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तो एक कांस्टेंट स्पीड में ही वो घूम रहा होता है। अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड की उसमें ट्रैवल करता है तो 5 मीटर पर सेकेंड ही घूमता रहेगा। लेकिन अगर एक सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स होते हैं तो इनफाइनाइटली आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो इनफाइनाइटली आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज अगेन कंसर्न विद द चेंज इन डायरेक्शन एज वेल। अगर कभी बीच पे गए, ये जैसे देखो ये अपनी ना लाइफ चॉइसेस रीथिंक कर रहा है बीच पे, और ये ऐसे गोल 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 घूम के सोच रहा है, तो ये अपनी वेलोसिटी इनफाइनाइटली चेंज कर रहा है, क्योंकि ये गोल घूम रहा है, मतलब इनफाइनाइट साइड्स कवर कर रहा है, ठीक है। We know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. अभी circular motion की ही बात हो रही है, जब हम उसका velocity find out कैसे करें। See, if the athletes take t seconds to go once around the circular path of radius r, the speed v is given by 2 pi r by t. अब देखो हमें पता है कि अपन की velocity क्या होती है, velocity is displacement upon time, है ना। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि स्पीड क्या है, तो हमें पता है स्पीड होती है अपनी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, ये आउटर एरिया होता है ना, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको ही तो हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो बस जो पूरा डिस्टेंस है सर्कल का, जो उसका सर्कमफ्रेंस है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर, दैट अपॉन पर यूनिट टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस उसने उस सर्कल का पर यूनिट टाइम कवर किया, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टाइम, वो अपन को इसकी स्पीड दे देगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v. When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या चीज इसमें यूनिफॉर्म है, स्पीड, बट डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, एकदम फेवरेट पार्ट वीडियोस के, कि हैव यू एवर इमेजिन्ड व्हाट वुड हैपन टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इफ द सन डिसअपियर सडनली। मतलब सोलर सिस्टम में है अपन, सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या आता है, सन आता है। अगर किसी दिन सन गायब हो गया, सन ब्लैक होल के अंदर चला गया, तो सारे प्लैनेट्स का क्या होगा। थोड़ा सोचो, 2 मिनट ले लो, सोचो। अगर बीच का सन ही गायब हो गया तो क्या सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स घूमते रहेंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम ना, ये अपना सन है जिसके चारों तरफ एक्सिस पे अपन के प्लैनेट्स अपना रोटेशन करते हैं। अगर ये चीज़ आप गायब कर दो तो क्या बिना किसी सेंटर की ये लोग ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे घूमते रहेंगे। सोचो सोचो। द आंसर इज नो, वो नहीं घूमेंगे ऐसे गोल गोल, क्योंकि सन इज द मेन थिंग जो उनको अट्रैक्ट करता है एक सर्कल में घूमने के लिए। सेंटर है अपना सन सोलर सिस्टम के, और उसके अराउंड उसकी हीट की वजह से ही वो पूरा जो सर्कल एक्सिस का होता है वो होता है। अगर सन चला गया तो हर एक प्लैनेट अपने टैंजेंशियल पोजीशन के थ्रू आगे बढ़ जाएगा। क्या होता है टैंजेंशियल डायरेक्शन, देखो अभी अपन देख कर आए कि एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है अपना सर्कल। तो किसी भी पॉइंट से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो किसी भी पॉइंट से, तो ये उस पॉइंट का टैंजेंट बन जाएगा। मतलब अगर ये सर्कल है और ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से मैं अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से मैं ड्रॉ कर दूँ ये स्ट्रेट लाइन, तो ये सर्कल का टैंजेंट है, ठीक है। तो द प्लैनेट्स वुड स्टार्ट मूविंग इन अ टैंजेंशियल डायरेक्शन टू देयर पाथ ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब अगर ये था अपन का सन, ये था इसके अराउंड जो प्लैनेट है वो रेवोल्यूशन कर रहा था, यहाँ से अब यार सन गायब हो गया और वो इस पॉइंट पे था, तो वो ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा सीधा चला जाएगा। देखो अब पूरे अगर सोलर सिस्टम में देखना है तो ये अपना सन है, ये उसके चारों तरफ 3-4 प्लैनेट्स का अपन एग्जाम्पल देते हैं। एक प्लैनेट यहाँ था, एक प्लैनेट यहाँ था और एक प्लैनेट यहाँ था। अब ये इस पॉइंट से इधर इधर सीधा चला जाएगा, ये इधर था तो इधर इधर ये सीधा चला जाएगा,
ये इधर था तो ये इधर इधर ऐसा का ऐसा सीधा चला जाएगा। मतलब उस पॉइंट पे जो भी उसको स्ट्रेट पाथ दिखेगा, उस सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो था वो प्लैनेट उस टाइम, वो उसी के सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, See, once the sun disappears, there is nothing to attract the planets and they are released. मतलब सन ने पकड़ के रखा है सारे प्लैनेट्स को। प्रे करो कभी सन भी गायब ना हो जाए, वरना अपन भी निकल जाएंगे सीधे सीधे। Once released, they continue to move along the direction it has been moving at that instant. मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था, अगर एकदम से एक्सिस गायब हो गया तो वो बस सीधे सीधे चला जाएगा। उसको ऐसे अपना डायरेक्शन चेंज करना था, ऐसे मूव होना था, लेकिन वो सेंटर ही चला गया तो वो बस अपना सीधा सीधा निकल जाएगा। This shows that the direction of motion changed at every point when the planets are moving along the circular path. क्योंकि देखो अगर ये सन है और ये है अपने planets के अलग अलग एक्सिस, ये planet, ये planet, ये planet, तो ये हो सकता है इस पॉइंट पे हो तो ये ऐसा ऐसा सीधा निकल जाएगा, ये इस पॉइंट पे था तो ये ऐसा ऐसा सीधा निकल जाएगा, ये इस पॉइंट पे था तो ये ऐसे ऐसे सीधा निकल जाएगा। तो सारे प्लैनेट्स अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ना, क्योंकि हर एक प्लैनेट एक अलग डायरेक्शन में था, एक अलग पॉइंट में था। तो इससे हमें ये मिलता है कि जो सर्कल होते हैं उसमें इनफाइनाइट पाथ्स होते हैं, उसमें इनफाइनाइट साइड्स होते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे थे वो सब, अलग अलग सर्कल के पाथ में थे वो, तो इसलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में गए। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि एक सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स होते हैं जिसको अपन कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन के थ्रू चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब चलो चैप्टर के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो तो अपन ने पढ़ लिए, न्यूमेरिकल भी थोड़े थोड़े देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़ा है भाई। चैप्टर नंबर 8 था अपना ये मोशन। तो सबसे पहले अपन ने मोशन की बहुत बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब पोजीशन में जब चेंज आता है तो हम बोलते हैं मोशन हुआ है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस वाज द एक्चुअल पाथ टेकन। और मोशन क्या होता है जब चेंज हो पोजिशन में, और ये हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखा अपन ने, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग। मतलब अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है, इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। ऑन द अदर हैंड अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ही, तो बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अपन ने हेयर और टॉर्टोइस की रेस का एग्जाम्पल भी पढ़ा था ये समझने के लिए। थर्ड पॉइंट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड द वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम में। अगेन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर यूनिट्स, दोनों अपन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं, वेरेस स्पीड और डिस्टेंस दोनों अपन के स्केलर यूनिट्स है, सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, सिर्फ उसको वैल्यूज से फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा था द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब एक्सेलरेशन अपन का होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सिर्फ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नहीं, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, किस स्पीड से वो इंक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। फिर देन वी सॉ अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी शोन थ्रू ग्राफ्स। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़कर आ रहे हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की अपन ने ग्राफिकली डिराइव करी और उसको रिप्रेजेंट किया। सिक्स्थ पॉइंट इज इफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म अपनी स्पीड है और सर्कुलर है, तो इसलिए इनफाइनाइट साइड्स, इनफाइनाइट डायरेक्शंस, इनफाइनाइट वेलोसिटी चेंज। फिर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो 3 इक्वेशन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों की तीनों एकदम स्टार मार्क करके रख लो। फर्स्ट इक्वेशन इज, रख लो नहीं याद कर लो।
First equation is v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square. Third equation is 2as is equal to v square minus u square, where u is the initial velocity of the object which moves with uniform acceleration a for time t, v is its final velocity and s is the distance it traveled in time t. मतलब क्या क्या है अपन के पास, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है कितना, अगेन टाइम टी में. इन चारों के बीच में जो भी रिलेशन हम लोग फॉर्म करते हैं उन्हीं से अपन के तीन इक्वेशन मोशन के बनते हैं. ठीक है, तो चलो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में थे वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. अपन ने क्वेश्चंस भी साइड बाय साइड देख के चलते हुए आए हैं. और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, केस बेस्ड एग्जाम्पल जो अपन की रीजनिंग असर्शन, वील गो थ्रू एवरीथिंग. मेक श्योर आपको कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइज एंड होप यू लाइक द वीडियो, होप यू अंडरस्टूड इट. सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल एंड लाइक द वीडियो, शेयर ऑन द वीडियो, and I'll see you guys in the next video.